देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हम दो बिंदु आवेश ले लेंगे। ठीक है, दो बिंदु आवेश हमने ले लिए। एक का नाम तो रख दिया हमने प्लस Q1 और एक का नाम रख दिया हमने प्लस Q2। ये दो बिंदु आवेश ले लिए, ये दोनों एक जगह फिक्स कर दिए, इसलिए इसका नाम रख दूंगा दो स्थिर बिंदु आवेश। मतलब एक जगह स्थिर है। दोनों के बीच की दूरी जो हमने ली आर दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो है वो आर दूरी। आर दूरी पे दो बिंदु आवेश ले लिए। अब इनके पोजीशन वेक्टर खींच लेते हैं। पोजीशन वेक्टर खींचने के लिए हम एक्स वाई तल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब Q1 का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। यहाँ से Q1 का पोजीशन वेक्टर, इसका नाम रख दिया हमने R1 वेक्टर। और Q2 का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने R2 वेक्टर। ठीक है, ये हमने वेक्टरों के नाम रख दिए R1 और इसका नाम रख दिया हमने R2 वेक्टर। और Q2 का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, और हम Q2 का पोजीशन वेक्टर लेते हैं R2, इसका नाम हमने R2 रख दिया। ठीक है, देखो एक बार समझ लो, दो बिंदु आवेश लिए हमने Q1 Q2, जिनके बीच की दूरी R है। इनके पोजीशन वेक्टर ले लिए एक्स वाई तल खींच के। O से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है R1, और O से Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है R2। ठीक है, अब देखो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो है एक से आवेश दोनों प्लस प्लस के हैं, तो अगर एक से आवेश होंगे, एक ही प्रकृति के आवेश होंगे, तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो Q2 इस पे बल लगागा इधर को और Q1 इस पे बल लगागा इधर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा Q1 पे दो के कारण, इसका नाम हम रख देते हैं F12। एक बल इधर को काम करेगा, Q2 इस पे जो धक्का लगागा, तो उसका नाम रख दिया हमने F12, पहले वाले पे दो के कारण लगने वाला बल। अब दूसरे वाले पे Q1 भी इधर को धक्का देगा इसको, तो Q1 जो इसको धक्का देगा तो इसका नाम हम रख देते हैं, ये जो बल लगागा इधर को, इसका नाम रख दिया हमने F21। इतना तो क्लियर होगा। ये जो बल लगागा इधर को, इसका नाम F12 रख दिया, और ये जो इधर को बल लगागा इसका नाम F21 रख दिया। अब इनके पोजीशन वेक्टर भी होंगे। ये पोजीशन वेक्टर है इस वाले बल का और ये इस वाले बल का, दोनों की डायरेक्शन हो गई। तो इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? अब इसकी डायरेक्शन दो हो गई। अगर F12 की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर लेंगे, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इधर को जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका नाम रख देते हैं R12। समझ गए, R12। और इस वाले का जो पोजीशन वेक्टर होगा 2 का, इसका नाम रख देते हैं R21। क्लियर, इधर वाले पोजीशन वेक्टर का नाम R12 और F21 वाले की तरफ को जो वेक्टर है हमारा उसका नाम रख दिया F21। ठीक है, अब ये तीन बिंदु हमने ले लिए, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q। देखिए R1 R2 वेक्टर, R12 वेक्टर, R21 वेक्टर और R, इनके बारे में हम बता देते हैं क्या क्या है। F12 F21, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सप्लेन कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। R1 जो है, R1 वेक्टर जो है Q1 का स्थिति सदिश है। Q1 का स्थिति सदिश, मतलब R1 वेक्टर जो है Q1 का स्थिति सदिश है, R2 वेक्टर जो है Q2 का स्थिति सदिश है। मतलब पोजीशन वेक्टर है। R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर है, R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब क्या आ गया R12। R12 क्या है? R का PQ वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन किधर से है? Q से P की तरफ को है।
क्यू से पी की तरफ को, क्यू से पी की तरफ को, क्यूपी का सदिश क्यूपी का स्थिति सदिश है, और ये क्यूपी वेक्टर R12 जो है, R12 जो है क्यूपी वेक्टर है, मतलब क्यू से पी की तरफ उसकी डायरेक्शन है, जबकि R21 वेक्टर जो है पी से किधर को डायरेक्शन है, क्यू की तरफ को, तो ये पी क्यू वेक्टर है। आर जो है R12 और R21 और R21 दोनों की लंबाई है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड है। आर जो है R12 का और R21 का मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी लंबाई। F12 जो है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल का स्थिति सदिश है। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल का सदिश, और F21 पर 1 के कारण लगने वाले बल का स्थिति सदिश है। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का सदिश, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब हम वेक्टर के नियम में आ जाते हैं। वेक्टरों के जोड़ का नियम क्या होता है? वेक्टरों के नियम से वेक्टरों के योग के नियम से वेक्टरों के योग का नियम क्या होता है? इन्हें जोड़ते हैं तीनों वेक्टर। देखिए ये देखो यहाँ पे वेक्टरों के योग के नियम से वेक्टरों के योग का नियम लगा देते हैं। वेक्टरों के योग का नियम क्या होता है? एक वेक्टर ये है, दूसरा यहीं से शुरू होना चाहिए वेक्टर, बराबर होता है तीसरे वेक्टर के। समझ गए? एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, बराबर तीसरे वेक्टर के होता है। अब यहाँ पे लगाते हैं ये वेक्टरों के योग का नियम। देखो आर वन वेक्टर प्लस, यहाँ से कौन सा वेक्टर शुरू हो रहा है? इसकी चोट से, इसकी चोट से जो शुरू हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? R21 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर ये होगा किसके? तीसरे वेक्टर, मतलब R2 वेक्टर। क्लियर? यहाँ से R21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखो ये R1 वेक्टर ये है, और ये R21 हो गया, और ये बराबर किसके होगा? R2 वेक्टर। ये हमने योग का नियम लगा दिया, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर R21 बराबर किसके? तीसरे वेक्टर। अब फिर दोबारा से लगाते हैं यही नियम। देखो फिर दोबारा से आप वेक्टर चेंज कर देंगे। आर वन वेक्टर ये है, मगर ये दूसरा वेक्टर जो आ रही है R12 उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस R12 वेक्टर बराबर किसके होगा? ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर बराबर किसके होगा? तीसरे वेक्टर के, R2 वेक्टर के। ठीक है, यहाँ से R12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस R12 वेक्टर बराबर हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R12 की वैल्यू निकालते हैं। R12 बराबर, ये माइनस इधर ले जाएंगे तो ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 से क्लियर है, ये भी R2 माइनस R1 है और ये भी R2 माइनस R1 है, पर निशान इनके दोनों के अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग है। हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ये तो क्लियर हो गया कि जो R21 वेक्टर है इसकी उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर है R12, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर बराबर हो गए। दोनों वेक्टर बराबर हो गए तो दोनों का मात्रक सदिश भी बराबर होंगे। यहाँ से ये रिजल्ट निकला, R21 का जो मात्रक सदिश होगा बराबर किसके होगा? माइनस R12 के मात्रक सदिश के। इतना तो क्लियर हो गया, एक रिजल्ट तो ये निकल के आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। R21 वेक्टर का जो स्थिति सदिश होगा वो किसके? R12 वेक्टर के स्थिति सदिश के बराबर होगा, और माइनस ये बता रहा है कि दोनों के साइन अपोजिट हैं। अब कूलाम का नियम लगा लेते हैं। कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वायु में रखे हुए हैं, ठीक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता तुम्हें पता ही है क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो। कूलाम का नियम लगा लेते हैं। अब F12 जो होगा, F12 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी के स्क्वायर के, बीच की दूरी का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन किधर को है, किधर को है, Q से P की तरफ को है, मतलब R12 वेक्टर का मात्रक सदिश दिखाएंगे। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 4। अब F21 निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F21 की डायरेक्शन किधर है, P से Q की तरफ, और इधर को कौन सा वेक्टर है, R21, तो इसका मात्रक सदिश लेंगे, R21 का मात्रक सदिश। तो ये कैसा है, माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की उल्टी है। अब जब डायरेक्शन उल्टी है तो ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो F21 हो जाएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो F12 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R12 का मात्रक सदिश, और F21 कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 का मात्रक सदिश। बस माइनस का अंतर है, माइनस ये दिखा रहा है कि एक की डायरेक्शन इधर को है और एक की डायरेक्शन इधर को है। तो समीकरण 4 और 5 से हमें ये रिजल्ट और मिलता है, 4 में 5 से, 4 और 5 से हमें ये देखने को मिलता है कि F12 बराबर -F21 के है, मतलब दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा दोनों की अलग अलग है, ठीक है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। F12 बराबर -F21, यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। अब यहाँ से हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इससे निष्कर्ष या महत्व है, अब इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, नंबर 1, पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि F12 बराबर किसके है, F-21 के, मतलब दोनों बराबर है और माइनस लगा हुआ तो दोनों के साइन अलग अलग है। मतलब चूंकि एक निष्कर्ष तो हमारा ये निकलता है, चूंकि F12 बराबर है -F21 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बल इधर को लग गया है, इसी परिमाण का दूसरा बल दूसरी तरफ को लग गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। जितना भी जो है हम बल किसी एक दिशा में लगाते हैं, उतना ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो इससे तो ये सिद्ध हो गया, एक निष्कर्ष तो ये निकला, कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। एक निष्कर्ष तो ये निकला कि न्यूटन कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, दूसरा निष्कर्ष, चूंकि R12 बराबर किसके है, -R21 के, R12 वेक्टर बराबर किसके है, -R21 के, और दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों के अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, बराबर आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बल, दोनों
सदिशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये केंद्रीय बल है। कूलॉम का नियम क्या है, केंद्रीय बल। दूसरा निष्कर्ष हमारा ये निकल जाएगा, चूंकि कूलॉम का बल दोनों सदिशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अतः यह अभिकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय, सेंट्रल फोर्स। अतः यह एक अभिकेंद्रीय बल है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए और कूलॉम के नियम का महत्व बताइए या निष्कर्ष बताइए, क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो निष्कर्ष भी यही है और महत्व भी यही है। अगर महत्व पूछता है तब भी आपको यही लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिजिक्स का।